हेलो बच्चों, कैसे हो? सॉरी आज यार डिले हो गया, टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, माइक ऑन ही नहीं हो रहा था, तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट। तब इशू पे इशू पे इशू पे इशू आए जा रहे हैं, क्लासेस चालू नहीं हो रही, क्लासेस चालू नहीं हो रही, क्लासेस चालू नहीं हो रही, और एंड तक फाइनली 4:20 पे जाके क्लास का पूरा सेटअप स्टार्ट हुआ। चालू ही नहीं हो रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, लगा पड़ा था मैं भी। ठीक है, तो आज दर्द तो काफी कम हो गया मेरे को, इट्स लाइक ना बराबर है, पर वी विल स्टार्ट फटाफट से। आज अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, वी आर ऑलरेडी लेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस हम लोग करने 2D वाले। तो हम इसमें क्या होगा, बेसिकली हर क्वेश्चन में कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स लगेंगे, तो हम मैथ्स को रिवाइज करके फिर क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सिंपल, पहले सिंपल सिंपल रिवाइज कर लें। आपको जो चीजें मैंने एक बार पढ़ा चुका हूं फिर समझो। अगर दो वेक्टर हैं बेटा, अगर ये 60 डिग्री पे है, बबली बबली, आपको याद करो बताया था, दो वेक्टर का बबली बबली 60 डिग्री पे होते हैं, तो क्या रिजल्टेंट आता है? बबली बबली 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट कितना आता है बेटा? और बबली बबली 120 डिग्री पर है। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर सम? जल्दी बताओ बेटा, 60 डिग्री पे क्या रिजल्टेंट आता है? √3 बबली। बबली बबली 90 पे रिजल्टेंट क्या आता है? √2 बबली। और 120 पे बबली बबली बबली। याद आया? पढ़ा था, याद आया? पढ़ा था। सिंपल रोम्बस लॉ, फ्रॉम वेक्टर्स, फ्रॉम वेक्टर्स, फ्रॉम वेक्टर्स पढ़ा था। कुछ याद आया? वेक्टर से पढ़ा था बेटा ये चीज है। बेसिक बेसिक बातें करनी है, कुछ भी टफ नहीं है। याद आ रहा है? यस यस यस। इसका इस्तेमाल इन सवालों में होगा। देखो स्टार्ट करते हैं। फाइंड फोर्स ऑन बॉल ए पे फोर्स पॉइंट करना है। ये मास एम है, ये मास भी एम है। ठीक है, और डीडीडी इक्विलेटरल ट्राइंगल पे इस तरीके का है। ठीक है, आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। चलो सिंपल सी बात है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटेशन का। ये मास ए है, एम है, इधर से फोर्स लगेगा, इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स दोनों खींचेंगे। कितने से खींचेगा बेटा? ये फोर्स कितना लगेगा इस पे? G m²/d²। इधर भी फोर्स कितना लगेगा? G m²/d²। इनके बीच में एंगल कितना है? चलो बताओ, व्हाट इज द एंगल? एंगल क्या है इनके बीच का? एंगल क्या होगा इनके बीच का? बताओ क्या होगा एंगल? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, व्हाट विल बी द एंगल? जल्दी बताओ बेटा। इंटीजर टाइप, 30 सेकंड्स, गिव मी द आंसर। क्या होगा एंगल? एंगल क्या होगा? देखो Gm1m2/r², वही लगा रहा हूं। Gm²/d² इधर खींचेगा, Gm²/d² इधर खींचेगा। ये एंगल कितना है? क्या ये एंगल 0 है, 45 है, 60 है, 90 है, 120? व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? तो ये एंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों एंगल कितने होते हैं? कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। रिजल्टेंट क्या जाएगा? √3 टाइम्स, दोनों सेम है ना, Gm²/d²। ये आ गया आपका फोर्स, ये आ गया आपको रिजल्टेंट फोर्स। क्या कर निकालना आया? इजी टफ, इजी टफ, इजी टफ। कैसा है? देखो वेक्टर का कंसेप्ट यूज आया, ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज आया, वेक्टर मैथ्स, पूरा बेसिक मैथ्स, पूरा ग्रेविटेशन में मैथ्स लगेगा, बेसिक मैथ्स, दैट्स इट। सब पढ़ेंगे फिर से, बहुत सारा रिवीजन होगा आज। जीपी रिवाइज करेंगे, वी विल रिवाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। चलो सबको समझ में आया? लेट्स सी कितने लोगों ने सही करा था आंसर। 6060, लेट्स सी। एंड मेरे को लगता है काफी बच्चों ने सही करा होगा। ओके, 95% बच्चों को। चलो इतना तो आता है, गुड गुड गुड, इजी। इसमें मैं अगर एंगल बदल दूं, चलो ये मास मैंने 2m कर दिया दोनों का। अगर मास 2m और यहां पे 2m कर दिया, 2m कर सकते हो सवाल भी। सेम सवाल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो डीडीडी, आंसर इसका आएगा 2√3 Gm²/d²। ये आपका आंसर है, आपको घर पे करना है, आपका होमवर्क है। सेम सेम टाइप का सवाल बिल्कुल। अगला, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। फील्ड कैसे निकालते हैं? इसके कारण क्या जाएगी? m मास d डिस्टेंस, Gm/d²। भाई फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Gm/d²। इसके कारण क्या जाएगी? Gm/d²। एंगल क्या होगा? सेम सेम है, 60 डिग्री पे। रिजल्टेंट क्या जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ Gm/d²। तो फोर्स और फील्ड के क्वेश्चन सेम सेम बनते। फोर्स और फील्ड के क्वेश्चन सेम सेम बनते। जो क्वेश्चन फोर्स का होता है वही फील्ड का होता है। फोर्स और फील्ड के क्वेश्चन
सेम सेम बनते हैं। समझ में आए बच्चों बात? ये जो क्वेश्चन फोर्स में होता है वही फील्ड में होता है, जो फोर्स में होता है वही फील्ड में होता है। जो फोर्स में होता है, नहीं बेटा 4 नहीं होगा बेटा, 2 ही होगा, क्योंकि इसका 2 GM/r², इसका 2 GM/r², √3 टाइम्स ऑफ GM/r² होगा। आप 4 लगा रहे हो, गलत बता रहे हो, ठीक है? करके देखो, वाई नॉट 4? क्योंकि नहीं होगा 4। भाई इन दोनों का आपस में थोड़ी ना निकालना है, इस पे निकालना है। इधर 2 GM/m² होगा, इधर भी सेम होगा, √3 टाइम्स हो जाएगा। इन दोनों के बीच का थोड़ी ना निकालना, ठीक है? करके देखो, आंसर सही आ जाएगा। चलो देखो, करके देखो। क्लियर है बेटा? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सिंपल सी बात। सिमिलरली एक और सेम सेम टाइप का क्वेश्चन अपने आप करके देखो, ये वाला, ये मास 2m है, ठीक है बेटा? एक आपको लगता है एक होता है, करके देखो। जब ये दोनों को निकालोगे तो ये दोनों की वैल्यू GM, यहां पे क्या होगा, GM/r², G2m/d²। जहां भी G2m/d² रिजल्टेंट निकालोगे, होमवर्क है आपका, आंसर क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ फील्ड कितनी आ जाएगी? √3, 2√3 GM/d²। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये यहां पे आंसर हो गया फाइनल। तो आरजी टफ और आरजी इजी, √3 कैसे है? वेरी गुड बेटा, गो एंड रिवाइज वेक्टर, कि जब कोई भी दो वेक्टर हो सेम, F और F 60 डिग्री पे जब भी ऐड होता है तो रिजल्टेंट √3f आता है। इसको हम लोग रोम्बस एडिशन बोलते हैं। यू कैन गो एंड रिवाइज इट इन वेक्टर्स, ठीक है? नहीं तो अभी मान लो, नहीं तो अभी मान लो, आइदर यू रिवाइज इट इन वेक्टर्स, हमने मोशन, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, बेसिक मैथ सब में हमने देखा है, या फिर आप इसको अंडर, अरे आप वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हो ना, √a² + b² + 2ab cos θ, रिजल्टेंट का पैरेललोग्राम लो, यहां 60 रख दो, दोनों को FF रख दो, सॉल्व करोगे आ जाएगा, ठीक है? कर लेना घर पे, ठीक है बेटा? क्लियर है? -1 3 -2 याद है आपको क्या होता है? गुड, शाबाश। अब फोर्स ऑन बॉल ए बताना है इसमें। चलो, ए GM²/d², बी √3 GM²/d², सी 2 GM²/d², डी 0। 30 सेकेंड से बताइए क्या होगा फोर्स ऑन बॉल ए। ये रही, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या होगा फोर्स? व्हाट विल बी द फोर्स? क्या होगा, क्या होगा फोर्स? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा फोर्स? क्या होगा, क्या होगा? बताओ, बताओ। हम्म हम्म, ठीक है, काफी सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये गलत है, ये गलत है, गलत है, आंसर है डी 0 बेटा, क्योंकि ए यहां पर है देखो, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तीनों पे बराबर फोर्स लगेगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, सिमेट्रिकली कैंसल आउट हो जाएगा, ये तो है ना, 120 डिग्री पर है, तीनों बराबर हैं, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा ये तो। आई होप आप लोगों ने गलत आंसर, ओ या बेटा देखो 0 हो गया ना, ए कहाँ है? सेंटर पे है, ये तीनों बराबर फोर्स से खींच रहे हैं, सिमेट्री, सिमेट्री। ओ ये बा 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 बा, कर दी ना गलती, कर दी ना गलती, गलती गलती कर दी तुमने। अरे कितना आसान सवाल था भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। भाई ए कहाँ है? सेंटर में है ना, ये थोड़ी ना है, ये है, इस पे ये तीनों लगाएंगे बराबर, 0 हो जाएगा। हम तो उड़ गए, उड़ गए। क्वेश्चन ध्यान से देखा करो, ठीक है? ए कहां पर है? ए यहां पर है। टेस्ट कहां है? टेस्ट ए तो यहां है। अब फोर्स ऑन बॉल भी बताना है आपको, फोर्स ऑन बॉल भी, फोर्स ऑन बॉल ए बताना है, ए पे चलो, सबका मास m है। अब दीज आर गुड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगेगा। चलो सब लोग एक बार डायग्राम बनाएं और साथ साथ में मेरे पहले नोट करें, एक बार प्रॉपरली नोट करते हैं, फिर इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, ठीक है? ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अपन तीनों को एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, चलो ध्यान से देखना, थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा दिमाग लगता है। ये एम मास है, देखो ध्यान से। अब देखो फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे, देखो ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है डी, और एक ये डिस्टेंस होगा √2d, ज्योमेट्री। ठीक है, डी डी √2d, तीनों डिस्टेंस समझ में आ गए। 3 मास है, तीनों का फोर्स लगेगा। ठीक है, सिंपल वेक्टर लगाएंगे हम, कुछ नहीं। तो ये भाई साहब मास m है, ऊपर लगेगा इन पे फोर्स gm²/d², इधर लगेगा फोर्स gm²/d², और एक फोर्स लगेगा इस तरफ gm²/√2d का स्क्वायर, 2d²। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, √2d का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर, d²। इतना डायरेक्ट कर सकता हूं मैं। ठीक है, अब इतना तो हो गया कि इतना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है क्या? पहले ये समझ में आया? यस या नो बताओ कि 3 फोर्स लगेंगे इस मास एम पे। सर 4 मास है ना बे, तो खुद का खुद पे थोड़ी ना लगाएगा, मैं खुद का ही फोर्स खुद पे लगा रहा हूं, पागल हो। 3 मास है, तीनों अट्रैक्ट करेंगे। ये डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस, ये √2d डिस्टेंस, तीनों का अट्रैक्शन होगा नहीं होगा बताओ? खुद प्रैक्टिकल बात करेंगे भाई, तीनों का अट्रैक्शन होगा नहीं होगा? सिंपल सी बात, बोलो भैया, क्लियर है? एकदम इजी कंसेप्ट, एकदम इजी कंसेप्ट। अब हाँ हाँ बेटा, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, पूरे क्लास ओनली क्वेश्चंस। अब लेकिन इन तीनों को वेक्टर ऐड करना है। ठीक है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा देखना, क्या येलो वालों का एडिशन बहुत इजी है? देखो ये और ये सेम है, दिख रहा है आपको? gm²/d², gm²/d², 90 डिग्री पे। देखो आप, ये दोनों येलो वालों डायरेक्ट कर दो इन दोनों को, तो दोनों येलो का एडिशन क्या हो जाएगा? √2 gm²/d²। देखा, इन दोनों को ऐड कर दो तो √2 टाइम्स हो जाएगा 90 डिग्री। और ये वाला हरा ग्रीन क्या था? ये भी इस तरफ था, gm²/2d²। नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस तरफ? नेट फोर्स कितना हो जाएगा ए पे? इन दोनों का मिलाकर √2। एक काम करो, gm²/d² कॉमन निकाल लो, √2 प्लस ये इसका 1/2, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। एंड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखा बेटा, ये दोनों समझ में आए? ये दोनों पहले देखो, इसको इग्नोर कर दो, ये अलग है, पर ये दोनों तो सेम सेम है। तो इन दोनों में 90 √2 लगा दिया मैंने, बबली एडिशन लगा दिया, 90 डिग्री पे √2 हो गया। ठीक है, इन दोनों का मिला के येलो, मिला के येलो, येलो येलो √2 फेलो। ठीक है, साथ में हो गया बेटा, येलो का √2 हो गया, ये √2 हो गया, और ग्रीन भी इस तरफ ही था, तो √2 भी ग्रीन, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, है ना? दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया, आंसर आ गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, दीज आर रियली नाइस क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल बहुत यूज होता है। √2 कैसा है बेटा? फिर देखो वही चीज बेटा, सुनो, थोड़ा सा पढ़ ले, 1-2 पेज पीछे चले जा। स्टार्टिंग यहीं से करी मैंने, 60 डिग्री पे √3, 90 पे √2, 120 पे सेम आ जाता है। कब आता है? जब सेम वेक्टर्स होते हैं, बबली एडिशन बोलते हैं इनको, फ्रॉम वेक्टर्स। थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रिवाइज कर लिया करो बेटा। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी चीज है यार। कैसे आता है? सब में वही वेक्टर लॉ लगाओ ना तुम एडिशन का, √(a² + b² + 2ab, सब ए ही है, बी भी यही है। कॉस एक जगह 60 रख दो, एक जगह 90, एक जगह 120 रख दो, अपने आप ये वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। मैं वापस से डेरिवेशन नहीं कर सकते कि डजंट मेक सेंस रिपीट करने का। ठीक है, 1/2 कैसे आया? वेरी गुड। मतलब एक चीज डायरेक्ट करो, उसमें तुम रो देते हो। देखो इधर ध्यान से बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस क्या है इनके बीच में? √2d। यहां पे क्या है? अरे तो नीचे क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, r का स्क्वायर। तो gm²/√2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2, d का स्क्वायर आएगा d²। तो जब मैं gm²/d² कॉमन निकालूंगा, तो एक जगह 1/2 बचेगा हरा वाला, और ऊपर √2 बचेगा। क्या मुश्किल है इसमें? बोलो भैया, क्लियर हुआ या? चैनो फिर से पूछ रहा हूं,
पहली बार आप ऐसे वेक्टर का प्रैक्टिकल इस्तेमाल, दिस इज द प्रैक्टिकल। अब तक जितना वेक्टर पढ़ा तुमने थियोरिटिकल पढ़ा था, ये पहली बार तुम प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर रहे हो वेक्टर का, कैसे वेक्टर ऐड होते हैं रियल लाइफ, पहली बार आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, ठीक है, पहली बार इस्तेमाल करें। स्लो भाई, कछुए की स्पीड से चल रहे हैं अपन, इतनी देर में 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। क्या समझ में आया? फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग वेक्टर्स। कहा है बे, बोलो बे। एक एक चैट पढ़ रहा हूं। अनुष्का नायक, बेटा तुझे बताना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, मैं आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं आज जब तक ये क्लियर नहीं होगा। बताओ प्रॉब्लम क्या है, डाउट में एग्जैक्ट प्रॉब्लम लिखो। हाउ डिड रूट टू केम, बेटा चप्पल से मारना चाहिए, मुझे गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग, क्या बात कर रहा है यार ये, कब से बोल रहा हूं तुमको जाके वेक्टर रिवाइज करो, रूट टू आता है, तुम लोग मेरा दिमाग खा जाओगे पूरा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग वेक्टर ही पढ़ लेते हैं फिर से, सिलेबस 1 महीने डिले, तुम लोग देखो अब भाई, थोड़ा सा 2 सेकंड में खुद भी पढ़ ले। पैरेललोग्राम वेक्टर का, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा पे होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा। यहां पर हमारे पास में अगर दोनों वेक्टर सेम हो जाए ए और ए 90 डिग्री पे, तो आर की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए बाहर, रूट 2 बचा, रूट 2a। अभी समझ में आया बेटा रूट 2 कहां से आया? तो यहां पे दो फोर्सेस हैं एफ और एफ, और जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो दोनों का मिला के रिजल्टेंट रूट 2f आ जाएगा जो कि 90 डिग्री पर है। तो ये दोनों एफ और एफ है, तो मिला के रिजल्टेंट रूट 2f आ गया। क्या बकवास करते रहते हो यार, कब से वो एक ही चीज बोले जा रहा हूं। फील्ड में क्या बेटा, एक आयाम हटा दे तेरा फील्ड बन जाएगा, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, बस जब एक मास जिस पॉइंट पे निकाल रहे होते हो ना, जैसे यहां फील्ड निकालते तो यहां का मास m को 1 मान लेते, तो सेम फोर्स का क्वेश्चन होता है, बस m स्क्वायर की जगह एक सिंगल m आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही समझ नहीं बड़े, 3 मास है खींच रहे हैं भाई, ग्रेविटेशन से ये खींचेगा ये खींचेगा ये खींचेगा, ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तीनों मास खींचेंगे इसको, तीनों इससे अट्रैक्टेड होंगे, तीनों मास फोर्स निकाल के उनका रिजल्टेंट कर दिया भाई, इसमें नथिंग इज डिफिकल्ट। हाउ येलो वाला रूट 2 बिकम ग्रीन, अबे येलो और ग्रीन अलग अलग है, व्हाट, ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग फोर्स है, वो एक तरफ आ गए तो ऐड कर दिए, येलो थोड़ी ना ग्रीन बन गया भाई, ये अलग अलग है, 3 अलग फोर्स है, ये दोनों को ऐड करना मुझे आसान लगा तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। भाई मेरे भाई क्लास आधा घंटे डिले है, गुस्सा नहीं आएगा आदमी को? सर ये 2 बार क्यों बेटे, 2 मास, ले भाई ये टफ सवाल भी नहीं है, ये मीडियम लेवल है, टफ भी आना है अभी। बेटा मुझे बता, ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहां कोई मास रख दिया m, m इस पे निकाल लेते हैं, एक किसी पे भी निकाल लो, इस पे निकाल लेते हैं, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, क्या फॉर्मूला था, Gm1m2/r² होता है, अट्रैक्ट करेगा ये इसको, अरे करेगा ना, कितना फोर्स से करेगा, Gm1m2 बाय डिस्टेंस क्या इनका बीच का d², ये भी इसको अट्रैक्ट खींचेगा मेरी तरफ, भाई Gm1m2/d², इसका भी डिस्टेंस d है, ये भी खींचेगा, इसको मैंने ग्रीन करा क्योंकि अलग दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि डिस्टेंस अलग है, ये भी खींचेगा मेरी तरफ, आजा भाई, Gm1m2 बाय डिस्टेंस क्या है ये, √2d,
का स्क्वायर तो 2d स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो। फिर दो को ऐड करके, तीनों को ऐड करना है मुझे वेक्टर में। भाई तेरे को सिंपल सवाल है, तुझे जीएम, तू बोल एक एफ है और एक एफ है, दोनों को जोड़ूंगा तो √2f आ जाएगा, प्लस एक इधर f/2 भी है, ठीक है, एक इधर f/2 भी है, तो f और f का √2f और ये f/2 भी जुड़ गया, तो √2f प्लस f/2, f बाहर √2 प्लस 1/2, f क्या है, gm²/d² है। भाई कितना आसान करूं तेरे लिए, अभी बोलो आया भाई। भाई तीन फोर्सेस लगेंगे ना, जो कि तीन है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, किसी पे भी निकाल ले चारों में से, ये खुद के ऊपर तो नहीं खींच पाएगा, ये तीन खींचेंगे, इन दोनों 90 डिग्री पे सेम सेम दिख रहे हैं, तो f का √2f कर दिया, ये मुझे f/2 दिख रहा है, तो √2f और f/2 को जोड़ दिया। सिंपल सवाल है भाई, जेन्युइन डाउट हो तो पूछो भाई। आसद बेटा मैं ब्लॉक, इतना मन कर रहा है ब्लॉक कर दो, अभी मैंने प्रूफ भी करा कैसे आया। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लिया ही नहीं मैंने बेटा। वेरी गुड बेटा, अब ये भी बता दिया, ऑलरेडी सब बता दिया। क्यों माइनस होगा वेक्टर के हिसाब से बेटा, क्यों माइनस होगा, बस तुमने कहां से कौन सा लॉजिक लगा दिया वेक्टर, में को समझना आ रहा है। डी 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 पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी, होमवर्क है, सेम सवाल, √2 + 1/2 gm²/d² आपका आंसर आ जाएगा इस तरफ, सेम है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अभी थोड़ा आया, फोर्स ऑन बॉल है, अब इसमें तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ए पे फोर्स निकालना है, फिर देखो, चलो मैं बहुत स्लोली बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना, गड़बड़ नहीं करना, आराम से देखो, चलो लेट्स टेक सम टाइम। सत्या ही घटिया डायग्राम बनाया है, पर ठीक है कोई बात नहीं, समझते हैं। पहले मुझे बताओ, बहुत प्रैक्टिकल बात, एक, दो, तीन, चार, कि इस मास m पे फोर्स निकालना है, चैटे वन ध्यान इधर, बिल्कुल ध्यान इधर रखना, ठीक है। चलो, अगर इस मास पे इस मास का फोर्स निकालूंगा, डिस्टेंस d है, फोर्स क्या आएगा, gm²/d², इस m मास पे इस मास m का फोर्स निकालूंगा, क्या आएगा, gm²/d², ठीक है। इस पे मैं इसका फोर्स निकालता हूं, बताओ ये डिस्टेंस कितना होता है। तो कल की क्लास में फर्स्ट थिंग इस चैप्टर में पढ़ाई थी बेटा, कि ये डिस्टेंस होता है √3d, तो ये कितना आ जाएगा, gm², आगे अभी पूछोगे तुम ये कैसे आ गया सर, फिर से देख लो, अपॉन में √3d का स्क्वायर, तो gm²/3d²। सिमिलरली एक छोड़ के ये मास m यहां ले लूं, सेम यहां पे भी कितना आ जाएगा फोर्स, gm²/3d², और एक मास m इस तरफ ले लो, ये डिस्टेंस कितना होता है 2d, फोर्स कितना आ जाएगा, gm²/2d का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4d²। तुम बातों में ही लगे रहते हो, तुम सारी बातों के चक्कर में तुम पढ़ाई भूल जाते हो। फिर देखो
इसके ऊपर पांचों मास फोर्स लगाएंगे ना, देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब लगाएंगे। तो मैंने सबको इंडिविजुअल बना के दिखा दिया। और सबको एक साथ बना के दिखा देता हूं, देखो ध्यान से, फिर देखना ध्यान से, अब देखो ध्यान से। अच्छा लेट्स अज्यूम gm²/d² को हम मान लेते हैं f, ठीक है, हर बार नहीं लिख रहा मैं। ये फोर्स लगा, इधर पास वालों ने लगाया f और f, ठीक है, ये लगाया f/3 f/3, तो ये इन दोनों ने कितना लगाया f/3 f/3, और इसने कितना लगाया f/4, इसने लगाया f/4। तो पहले इतना समझ में आया, अब इन पांचों को ऐड करना है। चलो पहले इतना समझ में आया, यस या नो बताओ। नेक्स्ट वी हैव टू ऐड दीज 5। पहले पांचों का फोर्स निकाल लिया, ज्योमेट्री का इस्तेमाल होगा बेटा, आपको पता नहीं है √3d होता है, कल का लेक्चर जाके देखो, ठीक है, ज्योमेट्री का इस्तेमाल होगा हर जगह पे। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट टॉपिक चैप्टर पढ़ाने के पहले क्या पढ़ाया, ज्योमेट्री पढ़ाया। क्यों पढ़ाया, मैंने क्योंकि बोला इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल होगा, और हर बार डिराइव नहीं कर पाओगे। देयर इज नॉट टाइम टू डिराइव दिस क्वेश्चन, आपको आंसर देना है 30 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है, दिस क्वेश्चन का 30 सेकंड में देना है। कैसे दोगे आप, है ना, डिराइव करने का टाइम नहीं होता है, हर चीज डिराइव नहीं कर सकते आप। हाँ डेरिवेशन पहले हो चुके, पर हर क्वेश्चन डिराइव करने लग जाओगे, एक सवाल 1 घंटे में करोगे, एग्जाम छूट जाएगी, रोते रह जाओगे, ठीक है। हाँ अब इन सबको अपने को क्या करना है, ऐड करना है। हाँ ठीक है, समझ में आया। मैंने एक एक इंडिविजुअल करके दिखा दिया बेटा, ठीक है, पहले इसका फिर इसका फिर इसका नीचे, फिर ये वाला पॉइंट फिर ये वाला पॉइंट, पांचों के फोर्स निकाल लिए। डिस्टेंस dd, √3d और डायगोनली अपोजिट का 2d हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखो। फिर मैं चैट बंद कर रहा हूं ना, तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाओ बेटा, ये ना सबसे आसान चैप्टरों में से है के, पर सिर्फ एक बार तुम्हारा छूट जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए ये भी टफ हो जाएगा। आसान आसान होता है जो कि पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ोगे तो सभी टफ है तुम्हारे लिए। अब इसको ऐड कैसे करें सर, है ना, अब इसको ऐड कैसे करेंगे, हाउ टू ऐड दिस थिंग, है ना, ये अगला सवाल है, इसको ऐड कैसे करें। तो देखो पहले ये एफ एफ कर लेते हैं, एफ और एफ एंगल कितना है 120 डिग्री, प्लस एफ एफ में एंगल कितना है भैया 120 डिग्री है, f/3 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 f/3। सर इनमें एंगल कैसे निकालने, देखो ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, देखो एक छोड़ के, इनमें एंगल है 60 डिग्री, प्लस ये अकेला है f/4। चलो अब लगेगा वेक्टर का नॉलेज बेटा, देखो एफ और एफ 120 पे क्या बन जाएंगे, एफ बन जाएगा, f/3 f/3 60 पे क्या बन जाएगा, √3 f/3 बन जाएगा। और ये भाई साहब ऐसे कैसे f/4, तीनों सेम डायरेक्शन में आ गए, ऐड कर दो, आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, f प्लस √3 f/3 प्लस f/4, f प्लस f/4 हो जाएगा 5 f/4 प्लस f/√3, f कॉमन ले लो, f क्या था gm²/d² 5/4 प्लस 1/√3, दैट इज योर आंसर। नेट फोर्स 5/4 प्लस 1/√3। फिर देखो ये f ऐसा का ऐसा, f/4 ऐसा का ऐसा,
एफ और एफ बाय 4 को जोड़ लो तो 5/4 आ जाएगा। 5f 1 + 1/4 5f/4। सर ये अपॉन में √3 कैसे आ गया बेटा? देखो रूट आप 3 को लिख सकते हो √3 × √3, एक से कट जाएगा। आप इस f/3 को √3 f/3 को आप लिख सकते हो √3f पूरा √3 × √3, एक कट गया, f/√3 बच जाएगा। दैट इज योर आंसर। ऐसे सवाल पूरा सॉल्व होता है। These are not difficult questions. These are intermediate level questions. बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। हाँ, पर मैथ्स का कंसेप्ट लगता है। तुम्हें वेक्टर नहीं आता निपट जाएगा, तुम्हें ज्योमेट्री नहीं आती निपट जाएगा, तुम्हें ग्रेविटेशन नहीं आता निपट जाएगा। ठीक है, तो दिस आर चैप्टर जो बहुत वेरिड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चैप्टर्स का इस्तेमाल होता है और नीट से सवाल आप पूछ रहे हैं आजकल। बोल भैया, किसी को कुछ प्रैक्टिकल डाउट हो तो बता दूंगा मैं। बेटा समझ नहीं आ रहा, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। वहां पे 6 कैसे आया? कहाँ पे 6 आया बेटा? 6 तो कहीं है ही नहीं। 60 कैसे आया? इसका जवाब मैं दे सकता हूं। देखो, आप ये लाइन बनाओ, एक छोड़ के एक, ये वाली लाइन, एक छोड़कर एक वर्टेक्स छोड़ दी, एक वर्टेक्स छोड़ दी। क्या ये आपको ट्राइंगल दिख गया? सेम सेम साइड इसकी भी √3d, √3d, √3d हो जाएगी। तो हेंस ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री आया। ठीक है, f/4 कैसे आया? शाबाश। यहाँ पे डिस्टेंस था 2d, 2 का स्क्वायर कर क्या होता है? अपॉन में 2d का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर 2 × 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और कोई डाउट पूछो। सारे एंगल नहीं बेटा, जब तक सबका डेजे को समझो बेटा। वेक्टर्स कैन बी एडेड डायरेक्टली like scalars only when they all lie in same direction. तो ये आखिरी में सब सेम डायरेक्शन में आ गए, इसलिए इनको हमने ऐड कर दिया, वरना ऐड नहीं कर सकते थे। ऐसे इसमें इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये एफ और एफ मिलकर इधर ही आ गए। एफ एफ का एफ होता है 120 डिग्री पे, 60 डिग्री पे जो भी होता है उसका √3 टाइम्स हो जाता है। तो f/3 का √3 f/3। और ये ऐसा कैसा पढ़ा रहा? f और f/4 जोड़ के 5f/4 हो गया और इसका f/√3 बचा, बस ऐड करके आंसर निकाल दिया। प्रैक्टिकल कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये जो हम जो कर रहे हैं बेटा, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। द थिंग वी आर डूइंग राइट नाउ, जो हम वेक्टर्स को ऐसे ऐड करके ऐड कर रहे हैं ना, ये जो हम कर रहे हैं, इस कंसेप्ट का नाम ही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेक्टर को जो 2D 3D में ऐड करते हैं, इसको ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो कोई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोई नया चीज नहीं आता, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं कोई फैंसी सा नाम नहीं दूंगा वो चीज को जो सिंपल है। 120 डिग्री कहां से आया बेटा? कल की ज्योमेट्री का लेक्चर देखो, डॉक्टर आर्या अग्रवाल। ऐसे सवाल पूछोगे तो फिर गुस्सा दिलाओगे आप बेटा। एक हेक्सागोन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, 60 60 60। तो जब ये दोनों एंगल 60 हैं तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 120 ना हो जाएगा ये 60 60। ठीक है, बाकी आप 5वीं 6ठी क्लास में पढ़े हो अगर तो आपको पता होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो कुछ तो। एन आपको पता होगा सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है? n-2 × 180 डिग्री होता है। और कोई सा भी एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का n-2/n × 180 डिग्री निकल कर आता है। तो यहाँ 6 साइड है तो 6 - 2/6, तो ये हो जाएगा 4/6, 2/3 टाइम्स ऑफ 180, तो 120 निकल के आ जाएगा। आपको अगर ये मतलब पढ़ा होगा आपने ज्योमेट्री में छोटी क्लास में। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सम ऑफ ऑल एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने कभी छोटी क्लास में? एंगल सम प्रॉपर्टी,
होती है n-2 इंटू 180 डिग्री, पढ़ी है आपने? फिर ट्राइंगल में सबका सम 180 डिग्री होता है, स्क्वायर या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सबका सम 360 डिग्री होता है, कोई भी पेंटागन बना लो, इसमें सब एंगल्स का सम जब आप निकालोगे तो n-2 5-2 इंटू 180 डिग्री होता है, तो 3 इंटू 180 हो जाएगा। तो ये 0 3 8 3 24 54, तो ये 55-40 डिग्री हो जाएगा। हेक्सागोन वगैरह में जब आप निकालोगे तो ये ही सम कितना हो जाएगा, n-2 तो 6-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, 4 इंटू 180 डिग्री। ये आपने पढ़ा है छोटी क्लास में बेटा, 4 इंटू दिसका ये डबल का 720 डिग्री हो जाएगा। क्या ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? एंगल सम प्रॉपर्टीज पढ़ी है आपने, मैथ का कंसेप्ट? तो जब 6 एंगल 720 है तो वन एंगल कैसे निकालेंगे? वन एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, n-2 इंटू 180 करा, अपॉन में n कर दो, एक निकल आता है। तो वन एंगल कैसे निकालूंगा इसमें मैं, 720 अपॉन में 6, ऐसे भी कर सकते थे आप, 60 डिग्री 120 डिग्री सॉरी, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, हाँ 120 डिग्री आ गया, ऐसे भी कर सकते थे, पढ़ा है बेटा? हाँ, तो ये वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। तो मैथ्स तो एवरग्रीन है बेटा, ठीक है चलो। चलो देखिए जरा, एक सवाल अब आपके लिए, चलो कितनों को समझ में आया अच्छे बता दो एक बार मेरे को पहले, है ना? कंसेप्ट सिंपल है, डाउट में बताने की कोशिश कर रहा हूं जितने हो सकते हैं, रेलेवेंट डाउट तो बता ही रहा हूं बेटा, क्योंकि दिस इज टफ कंसेप्ट। हाँ बेटा, अगर फील्ड निकालने को बोला तो बस आंसर में यहाँ पे जो मास था वो हट गया, तो मास हट जाएगा आंसर से, तो एम स्क्वायर का एम हो जाएगा सिमरन, शाबाश। मेरा डाउट नीचे चला तो डाउट लिख देता ना बेटा, क्या कर रहे हो यार? बताओ क्या विश मांगोगे कि बेटा तुम सब लोग नीट में अच्छी रैंक ले आओ? मजाक नहीं कर रहा, मेरी बहुत इच्छा है एक बार में तुम लोग एम्स एम्स पहुंच जाओ। सर एरो ऑल डायरेक्शन में होगा, हम नहीं बेटा, सब अलग, फाइनल एरो सेम डायरेक्शन में आया है तभी ऐड करा है। पोजिशन वेक्टर बेटा वो वेक्टर चला गया यार, √3 f/3 कैसे हुआ बेटा, 60 डिग्री पे f/3 को ऐड करा बेटा, देखो ये एंगल 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री पे जो भी को ऐड करते हैं सेम वेक्टर, तो √3 टाइम्स आंसर आ जाता है, तो √3 टाइम्स आ गया। 5f/4 कैसे हुआ बेटा, मोहम्मद बेटा 1 + 1/4 कैसे निकालेगा तू? 1 + 1/4 5/4 होता है ना, एलसीएम लेके देख, ट्राई कर बच्चा। क्या कर रहे हैं बेटा अपन, सिलेबस वी हैव मोर देन हाफ सिलेबस हो गया है, क्या कर रहे हो यार? इतना तो कोई भी टीचर नहीं करेगा बेटा जितना मैं तुम्हारे लिए लगा पड़ा हूं, ठीक है चलो। हाँ, मैं लगा पड़ा हूं कि बेटा मैं छोड़ नहीं रहा हूं कोई भी चीज, है ना? सिलेबस यार 1 हफ्ता 2 हफ्ता डिले हो जाएगा, चलता है, डजेंट मैटर। 10 जनवरी पे खत्म करना था, 20 पे खत्म कर देंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 दिन सिलेबस से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक गलती से भी ना छूट जाए तुम्हारे नीट के लिए कोई भी, ठीक है? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका आंसर बताओ चलो, 30 सेकेंड 45 सेकेंड से लो, आंसर बताओ, इजी क्वेश्चन है। 3 mass m are placed at vertices of equilateral triangle, side 1 as shown in the figure, force acting on a mass of 2m placed at centroid of the triangle is, यहाँ पे 2m रखा है, इस पे फोर्स बताना है, बताओ बेटा, बताओ बेटा। हम्म 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 सही जवाब आंसर ए होगा, 0। अब तुम नहीं फंसे मेरे जाल में, इस बार तुम थोड़ा चालाक हो गए हो, तुम थोड़ा चतुर हो चुके हो, हैं? अब मेरे जाल में फंसने से मना कर रहे हो तुम, हाँ? देखो ना, ऊपर इधर और इधर जो है, अब तुम थोड़ा चालाक हो, तीनों कट के 0 हो जाएंगे, तुम समझ रहे हो, तुम थोड़े चालाक हो चुके हो, हाँ? टू स्टार्स ऑफ मास m1 m2 आर पार्ट्स ऑफ अ बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी मतलब दो स्टार का सिस्टम, जैसे अपने यहाँ पे सूरज है ना, ऐसे दो सन आसपास है, तो उसे बाइनरी स्टार सिस्टम बोलते हैं। रेडियस ऑफ देयर ऑर्बिट आर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है? measured from the center of mass of the system, magnitude of gravitational force m1 exert on m2 is। समझो, डायग्राम बनाओ, ये m1 और m2 है, पहले तो चलो एक कंसेप्ट समझो। सिंपल स्टार सिस्टम जो होता है, सिंपल स्टार सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सन है, सन बहुत भारी है,
सन बहुत भारी है, इसके आसपास कोई प्लेनेट है जैसे अर्थ, तो सा अर्थ है, टिंगू सा अर्थ, अर्थ इसके आसपास गोल 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 घूमता है। सिंपल कंसेप्ट नोट कर लेना बेटा, है ना, सिंपल स्टार सिस्टम। अब बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है, इसमें दो बड़े बड़े स्टार होते हैं सन, कोई मास थोड़ा अलग अलग होगा M1 M2, ये भी सन, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है। अब कौन किसके आगे घूमेगा, है ना, तो ये दोनों घूमते हैं एक दूसरे के आगे इनके सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, जैसे यहां कहीं होगा इनका सेंटर ऑफ मास, तो ये भी सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऐसे गोल 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 घूमेगा, और ये भी सेंटर मास के अराउंड ऐसे गोल 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 घूमेगा। ठीक है, तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम में दोनों घूमते, बाइनरी स्टार सिस्टम में दोनों घूमते, R1 R2 उनके यहां से डिस्टेंस होगा, बोथ रिवॉल्व, बोथ स्टार रिवॉल्व, बोथ स्टार रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो बाइनरी स्टार सिस्टम में दोनों घूमते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई कम नहीं है ना, दोनों में से कोई कम नहीं है, दोनों में से कोई कम नहीं है, ऐसा गोल घूमते हैं। देखो जैसे ये फिक्स रहेगा, एक स्टार इस कोने पे, एक स्टार इस कोने पे, ठीक है, देखो ये बड़ा वाला स्टार है, तो इसकी रेडियस छोटी होगी, ये बड़ा वाला स्टार देखो इधर जो ये छोटा से सर्कल में घूमेगा, ठीक है, ये छोटे से सर्कल में घूमेगा, और इधर जो छोटा वाला स्टार होगा, जो छोटा वाला जो वो ज्यादा बड़े सर्कल में गोल घूमेगा, सेंटर ऑफ मास फिक्स रहता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, G M1 M2 अपॉन डिस्टेंस क्या इनके बीच का, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, इजी। आसान कंसेप्ट, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, डिस्टेंस इनके बीच का R1 प्लस R2 हो गया ना। इस सवाल का आंसर था ए, सबने सही दे दिया, तो 30 सेकेंड इस वाले का जवाब दीजिए। बाइनरी स्टार सिस्टम है, बताइए एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, बहुत डायरेक्ट सवाल हो जाता है, बताइए। -1 3 -2, वेरी गुड, जी का डायमेंशन है M-1 L³ T-2, शाबाश। ए डायरेक्ट जी M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 R1 प्लस R2 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा बाइनरी स्टार सिस्टम में दोनों के बीच का, वेरी गुड। सर कटे का आतंक, लेट्स अंडरस्टैंड, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, सर कटे का आतंक कैसे होता है, सम वेरी प्रैक्टिकल थिंग, समझिए बात करो। लेटर से मैंने बोला या कुछ है मास, कुछ भी होगा, ये पॉइंट ले लो, पी पॉइंट ले लो या मास ले लो, कुछ भी ले लो, फील्ड विल्ड निकालनी है आपको। अगर यहाँ पे x डिस्टेंस पे मास है m, उधर भी x डिस्टेंस पे मास है m, को बड़ा m ले लेते हैं, बताओ बेटा इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, सेंटर वाले पे इस पे फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि जितने से ये खींचेगा सेम इधर खींचेगा, सिमेट्री से दोनों कट जाएंगे। भाई ये इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, बीच में अटक गया, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या इसमें सिंपल कंसेप्ट समझ में आता है अपने को, इसको बोलते हो सर कट गए दोनों, इसका भी सर कट गया, इसका भी सर कट गया, सर कटे का आतंक, सर कटे का आतंक, समझो। एक और एग्जांपल क्या है इसका, ट्राइंगल वाला, जो आप अभी ऑलरेडी कर चुके हो, मास m है, अगर ऊपर साइड साइड तीनों ट्राइंगल में इक्विलेटरल में mm मास रख दे, तीनों सर कट जाएंगे, सर कटा सर कटा सर कटा, इस पे फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा, तीनों, सिंपल कंसेप्ट। अब इस सिंपल सा कंसेप्ट का कितना अच्छे लेवल का यूज करा जा सकता है, जैसे लेट से मैंने बोला ये मास है 2m, या मास है m,
और यहां मास है m। अब सिमेट्रिक नहीं है, इस मास m पे फोर्स बताना है। अब दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करेंगे? तो एक तो है कि वेक्टर सॉल्व करो, इसका निकालो फिर एंगल निकालो करो, इट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड। मैं पर्सनली बता रहा हूं क्योंकि सिमेट्री नहीं है यहां। तो हम इसको ऐसा कर दें, हम क्या करते हैं, हमने बोला यार एक काम करो, 2m को लिख दो m प्लस m। तो ये m वाला तो ये वाला कट जाएगा, सरकटा 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 सब कट, एट द एंड क्या बचेगा? तो ये मास m और ऊपर मास m बचेगा। इनमें ये डिस्टेंस कितना होता है बेटा? d/√3। ट्राइंगल में हमने कल पढ़ा था d/√3। अब इसका डायरेक्ट फोर्स निकाल लो, फोर्स क्या हो जाएगा? Gm1m2/d/√3 का स्क्वायर, फोर्स आ जाएगा 3Gm1m2m2/d²। दैट्स हाउ यू डू दिस। देखो 2m मतलब एक m और m वाला, देखो समझो इसमें क्या करा मैंने, देखो ये 2m था, इसको मैंने mm कर दिया, m तो सर कट जाएगा, सिर्फ एक m बच जाएगा, इसका फोर्स निकालना एकदम इजी हो जाएगा। तो आपने क्या करा? सरकटे कंसेप्ट लगाया, सरकटा कंसेप्ट। कैसे सरकटा कंसेप्ट लगाया समझ में आया? कि m 2m, तो m का तो जीरो हो जाता, पता था हमको, तो 2m को लिख दिया m प्लस m, एक m काट दो, सिर्फ एक m बचा यहाँ पे। उस m के डिस्टेंस d/3 होता है, बाय ज्योमेट्री हमको पता है ना, d तो ये d/√3, ये d/2√3, पूरा √3 d/2। हमने सब ये कल ज्योमेट्री में पढ़ा है। और मैंने बोला ज्योमेट्री विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल व्हाइल हैंडलिंग दिस चैप्टर के को न्यूमेरिकल। अब देखो जिसको ये d/√3 नहीं पता उसका सवाल वहीं अटक गया है ना। फिर से ज्योमेट्री रिवाइज कर रहा हूं एक बार। ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों साइडें हैं d, तो ये जो पूरा परपेंडिकुलर है ये √3 d/2 होती है बेटा। अगर इससे मैं ऊपर तक का ये पॉइंट निकालूं, ये d/√3 होता है और नीचे का डिस्टेंस d/2√3 होता है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल भर भर के होगा, अभी सवालों में भी होगा भर भर के इस्तेमाल इन सब का, ठीक है। चलिए बोलो बेटा, समझ में आया कंसेप्ट? बताइए। दिस आर वेरी नाइस कंसेप्ट, वरना ये क्वेश्चन बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड। सर कटे के आतन से हम ये सवाल करेंगे। अब देखो फाइंड फील्ड ऑन पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है, कैसे निकालेंगे? देखो देखो फील्ड ऑन पॉइंट पी निकालने, जीरो नहीं होगी, सिमेट्रिक नहीं है, चारों m नहीं है। देखो इधर के एक m से इधर का 2m काट के m बचा, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, देखो दोनों को अपोजिट। इधर के एक m से इधर का 2m काट के m बचा। तो मैं इस पे बहुत कचरे कर रहा हूं, तो मैं एक नया पेज ले लेता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड। ये मास m है, ये 2m है, mm लिख दो। मास m है 2mm, mm लिख दो। m से m काटो, एक m से m सरकटा सरकटा सरकटा, सिर्फ इधर और इधर m बच गया। ये डिस्टेंस कितना होता है? d/√2, d/√2, और एंगल होता है 90 डिग्री। क्या फोर्स लगेगा इधर? जी क्या फील्ड लगेगी? Gm/d/√2 का स्क्वायर, Gm/d², √2 का स्क्वायर 2 ऊपर आ जाएगा। सेम इधर लगेगा 2 Gm/d², 90 डिग्री पे। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? √2 टाइम्स Gm/d²। ये आ गया आपका फील्ड का आंसर। तो सवाल सफ नहीं होते, सवाल काफी अच्छे होते हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी होते हैं।
बोलो बेटा, क्लियर है? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सवाल सिंपल है, वही सवाल वापस से देखो। बताओ बेटा, क्लियर हुआ? 2√2, हाँ 2√2 करेक्ट, हाँ 2√2 आ जाएगा, शाबाश। क्योंकि 2 gm/d², 2 gm/d² का 90 पे करूंगा तो √2 टाइम्स ऑफ 2 gm/d²। शाबाश, अच्छा लगता है जब गलती निकाल लेते हो। इसका था थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे हो। तो दिस आर ऑल अच्छे क्वेश्चंस वेक्टर के। तो हम लोग वेक्टर का पहली बार बहुत प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है? हम्म y0 62 की बेटा मेरे को ज्योमेट्री आती है ना बेटा। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में रोम्बस एक टाइप का रोम्बस होता है, सारे एंगल ये वाले 90 डिग्री होते हैं बेटा स्क्वायर के अंदर, ठीक है? बेसिक ज्योमेट्री का नॉलेज है बेटा, ठीक है? अब इसमें बताओ क्या हो जाएगा, फील्ड 0, जो कि 2m कट जाएगा और mm कट जाएगा, इसमें 0 हो जाएगी। ये वाला आपका होमवर्क ले लो। चलो, फाइंड फोर्स ऑन बॉल ए पे फोर्स बताना है। चलो बताओ कैसे निकालेंगे, देखो ये सर कटा, एम से एम सर कटा अपोजिट, एम से एम सर कटा अपोजिट, एम से एम का सर कटा अपोजिट, इस पे आ जाएगा आंसर 0, फील्ड 0 या फोर्स 0। इस वाले को देखो, एम से एम सर कटा, 2m से 2m सर कटा, 3m से 3m सर कटा, फोर्स इससे भी आ जाएगा 0, ठीक है? देखो जे एम और एम अपोजिट है, दोनों खत्म हो जाएंगे, 2m खत्म, 3m का खत्म हो जाएंगे। देखें और जरा, ये 3m है, ये 4m है, तो 3m कट के क्या बच जाएगा, m बच जाएगा यहाँ पे, 3m से कटकर यहाँ पे m बचेगा बस। 2m है, 3m है, 2m से कट के यहाँ पे सिर्फ m बचेगा, m और m कट के 0 हो जाएंगे। अब इसका आपने कैलकुलेट कर लेना, होमवर्क है आपका, को सॉल्व करो। ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस भी डी, और इनमें एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा √3 gm² / d²। घर पे सॉल्व करना, नीचे की तरफ आएगा फाइनल फोर्स। m से कट जाएगा 2m, क्या बचेगा, m बचेगा, 3m 2m कटकर इधर भी सिर्फ m बचेगा, 4m 5m कटकर इधर m बच जाएगा। उल्टा कर देते, इसको 5m कर दो, इसको 4m कर दो, क्वेश्चन मॉडिफाई कर दो, तो 4m से 5m कट के इधर m बचेगा। फाइनली जब आप देखोगे तो यहाँ m बचेगा, यहाँ m बचेगा, और यहाँ m बचेगा। क्या आपको देख रहा है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में m बच रहा है, देखा आपको, m m m, फोर्स क्या आ जाएगा, 0, फोर्स क्या आ जाएगा, 0। दीज आर ऑल सिंपल क्वेश्चंस, आप इजीली ट्राई करके इजीली कर सकते हो। सबको समझ में आया कंसेप्ट? है देखो, टफ नहीं है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो, कि एम कटकर एम कटकर एम कटकर एम बच गया, और तीनों एम जो बचे ट्राइंगल बन गए इनमें इक्विलेटरल, तो फिर सिमेट्री से तीनों कट के 0 हो जाएगा। अब ये घर पे करना, थोड़े से होमवर्क दे दो तो वैसे तो इनफाइनाइट क्वेश्चन हो जाएंगे। एम 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 ये तो ऑलरेडी कर लिया हमने। अच्छा, वही सवाल सेम रिपीट है बेटा फील्ड के लिए, सेम क्वेश्चन है, तो डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो देखें, टू आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ मास m and radius r are separated by a distance of 10 r. The gravitational force on a mass m placed at the midpoint of the line joining the center of sphere is 0.
होमवर्क घर पे करना, फर्जी सवाल है तो बिल्कुल। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एम प्लेस में सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी, होमवर्क के आंसर ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिंपल सवाल होता है। इसने बोला ऐसे एम है, 2m है, 3m और 4m ऐसे स्क्वायर पे रख दिए मैंने, सरकटा कंसेप्ट लगेगा डायरेक्ट, यहाँ बचेगा 2m, यहाँ भी बचेगा 2m। अभी जस्ट हमने ये वाला सवाल करा, वही सेम सवाल रिपीट है, बस यहाँ 2m हो चुका है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 4√2gm² होमवर्क है सवाल, ठीक है, सॉल्व करो आ जाएगा ये आंसर निकल के, ये आंसर आ जाएगा, होमवर्क है घर पे करना, बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा, हार्ड लिखा है पर है नहीं इतना, कंसेप्ट आ गया तो। प्रोपोर्शनैलिटी आज करें क्या, या आज कल करें, कल करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा बिग बॉल्स, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, देखना ध्यान से, डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। चलो बताइए, फोर्स ऑन बोथ द बॉल्स ऑफ 30 kg ईच, दोनों में फोर्स कितना होगा बताओ, दोनों में फोर्स कितना होगा, दोनों का मास 30 kg है, दोनों का मास 30 kg है। ऑप्शन ए बी सी डी, जी 9g 10g 6g, बताओ इनके बीच में फोर्स कितना होगा। अच्छा सवाल है, एक सेकेंड, को चेंज कर रहा हूं मैं, इसका मैं लिख रहा हूँ 225g/64। हाँ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 30 seconds, फोर्स ऑन बोथ द बॉल, सिंपल है, फोर्स होता है जी m1m2/r², जी मास है 30/r², 10 × 10, 0 0 0 0 काटो, 3 9g आपका आंसर है, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही जवाब दिया आपने, सिंपल सुपर सवाल, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, शाबाश। सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन, जी B9g C10g D 225g/64, उसका आंसर क्या था, बी था ना, बी करेक्ट था काफी बच्चों का, बाकी लोग थोड़े लोगों ने डी कर दिया था देखकर कि सर ये होगा, बेवकूफ बन गए कुछ लोग। चलो 1 मिनट दिया, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंपल सवाल, सेम ही है, सेम ही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है, शाबाश, इसमें कंफ्यूजन किस बात का, सेम वही तो है, सेम टू सेम तो है, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया बस, और कुछ नहीं, बेवकूफ बना दिया तुमको, तो दिस आर लाइक सेम क्वेश्चन, इसमें कोई फर्क नहीं है ना, सिंपल सी बात है। नहीं कुछ बोला सेम नहीं, क्या अलग है दोनों में, सब तो सेम है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर कैसे क्या, 9g नहीं होगा बेटा यहां आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर, इसमें तो 10 दे रखा था, इसमें
10 सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है, इधर ये 3 है और ये भी 3 है, रेडियस है ना, आर आ जाएगा 16 मीटर, फोर्स हो जाएगा जी m1 m2 बाय आर 16 इंटू 16, 2 से कटेगा 215 जा 215 जा और नीचे कटेगा 2 जा 2 जा, तो ये 8 225 जी बाय 64। कंसेप्ट समझ आया? गलत बात, चीटिंग करते हो तुम। ये कोई चीटिंग करता है क्या? ये तो गलत बात कर दी ना तुमने यार, ऐसा कोई चीटिंग करता है? इतना सही कर, मैं इतना सारा प्लान करा है, तुम्हारा आंसर गलत जाएगा, तुमने सर कैसे कर दिया? रॉन्ग है, तो गलत है, गलत करते हो तुम, चीटिंग करते हो। अगला है नल्ला पॉइंट कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग है, टाइम थोड़ा कम है, कल देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, पर आज के लिए टाइम थोड़ा कम है। इफ डेंसिटी इज गिवन एफ इन मीडियम, रिंगा रोजेस पहले कर लेते हैं हम लोग। तो डेंसिटी इज गिवन का कंसेप्ट समझाता हूं बेटा मैं आपको। अगर बाय चांस इफ डेंसिटी इज गिवन, मतलब कभी भी, तो आप मास को रख सकते हो बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को क्या रख सकते हो बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड दैट इज, उस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस काफी इजी हो जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी होती है, ग्रेविटेशन में कभी भी डेंसिटी दिखे ना, मास को रख देना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब स्फीयर है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखो, अगर एक बहुत बड़ा मास m है और छोटा सा मास m है, ठीक है, इसकी मास नहीं लिखी जाएगा, डेंसिटी दे रखी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जी एम एम बाय आर का स्क्वायर, पर बड़ा मास m नहीं दिया है, डेंसिटी दे रखी है, जी एम बाय आर स्क्वायर। मास को रख दोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब से कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब, आर बचेगा, पावर में 1 बचेगा, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो अगर डेंसिटी गिवन है एक की, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 आ जाता है। नॉर्मली दो मास है जिनका डिस्टेंस है आर, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, पर कभी एक की डेंसिटी दे दी है मास की जगह पे, बोल दिया डेंसिटी इज कांस्टेंट। क्या बोल दिया बेटा? डेंसिटी इज कांस्टेंट। कभी भी ये टर्म लिखा है तो फिर आपको मास की जगह डेंसिटी लगाना पड़ती है। डेंसिटी कांस्टेंट किसी एक की, 1 की। अगर दोनों की हो जाए डेंसिटी, जैसे मैंने बोला, लेट से सिंपल देखो, अगर बोला मास m और m कांस्टेंट है, m1 m2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है अगर, तो नॉर्मल f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर लगता है, जो हमेशा लगाता है, दैट इज ओके। पर कोई एक का मास कांस्टेंट नहीं दे रखा, इसकी डेंसिटी दे दी है कांस्टेंट, दूसरे का मास है, तो f प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1 हो जाती है, और दोनों की डेंसिटी कांस्टेंट कर दूं अगर, दोनों का रेडियस r है और डेंसिटी कांस्टेंट है दोनों की, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 हो जाता है। तो कई बार आपको डेंसिटी देके रखी होगी क्वेश्चन में, तो ये हमने जो न्यूटन लॉ पढ़ा दोनों मास के लिए पढ़ा, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर इसका एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ओके। ठीक है, पर बाय चांस बोल दिया डेंसिटी कांस्टेंट है एक की, तो r की पावर 1 हो जाता है। ठीक है, और अगर दोनों की डेंसिटी कांस्टेंट हो गई तो r की पावर 4 हो जाता है। सर ये कैसे हुआ
बेटा देखो इसमें फोर्स का फॉर्मूला भाई ये जी एक मास की जगह डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया अपॉन आर स्क्वायर। तो कटकर ये आर बचा, इसलिए फोर्स में जी बाय आर स्क्वायर, दोनों में डेंसिटी आ गई, डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे का मास भी डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। ऊपर आर की पावर 6 है, नीचे आर का स्क्वायर है, काटोगे तो आर की पावर 4 बच जाएगा इसमें। ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं। अगेन दिस इज अ वन टाइप क्वेश्चन, एक बार ही क्वेश्चन होता है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, वर्डिंग के साथ देख लो बेटा। देखो टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज ऑफ सर्टेन मेटल, देखो जहां लिख दिया सर्टेन मेटल, मेटल की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, तो इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सर्टेन मेटल है, डेंसिटी कांस्टेंट, इनडायरेक्टली बोल दिया। आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ईच अदर ग्रेविटेशनल, दोनों की डेंसिटी कांस्टेंट है बेटा ना, दोनों की। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ रेडियस, फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n है, मतलब n कितना हो जाएगा। 30 सेकेंड्स इंटीजर टाइप अभी पढ़ा है जस्ट, दोनों की डेंसिटी कांस्टेंट दे दी इन्होंने, सर्टेन मेटल बोल दिया ना, सर्टेन मास नहीं बोला, सर्टेन, तो इट इज जस्ट वर्ड प्ले, इंग्लिश में घुमाया है आपको, यहां इंग्लिश में घुमाया है इन्होंने, सर्टेन मास नहीं बोला, सर्टेन मेटल बोल दिया, मेटल है कितना मास है नहीं बोला, पर मेटल की डेंसिटी सेम होती है भाई, कॉपर के फिक्स है, आयरन की फिक्स है, एल्यूमिनियम के फिक्स है, तो यार डेंसिटी फिक्स कर दी इन्होंने, तो जब भी डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी कांस्टेंट कर दी है ना। तो हमने पढ़ा जब भी ऐसा हो दोनों मास कांस्टेंट होते तो 1/r², एक की डेंसिटी कांस्टेंट r की पावर 1, दोनों की डेंसिटी कांस्टेंट r की पावर 4 प्रोपोर्शनैलिटी जाती है, तो यह आंसर आ जाएगा 4। इट इज जस्ट वर्ड प्ले, बस मास को डेंसिटी इंटू 4 या मास प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3D है। ठीक है, सेम यहां पे सवाल है, वन सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज ऑफ सर्टेन मेटल, ठीक है, इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद अ पॉइंट मास m, तो एक का मास, एक की डेंसिटी, समझ में आया। इंग्लिश में कैसे घुमाएंगे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1, घर पे कर लेना होमवर्क, जो सिंपल इस तरीके से आपको घुमाते हैं। बेटा ग्रेविटेशन फोर्स का मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2002 में सवाल आया था, फटाफट से करके दिखाओ इसका आंसर क्या आएगा। 45 सेकेंड्स, टाइम कितना बचा, 38 है ना, अभी है 5 मिनट हमारे पास, 30 सेकेंड्स ये वाला सवाल करके बताइए। टू स्फीयर्स ऑफ मास m and m आर सिचुएटेड इन एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स है F, स्पेस में ले जाओ और उसमें पानी वानी भर दिया या कुछ और भर दिया, फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, दो के बीच का फोर्स पे कभी कोई फर्क नहीं आता है बेटा, है ना, आपको बताया था मैंने, जैसे अर्थ से लेकर आप चांद पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, लास्ट क्लास में बात करी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अर्थ पे बैठे हो, चांद पे चले गए, कहीं भी चले गए, फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर दो आपस में है तो उनका फोर्स वही का वही रहता है, तो आंसर F का F ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, सिंपल सा गेम है कि आपका ये मास m और बड़ा मास m है, इसमें डिस्टेंस d है, अगर तो फोर्स है Gm/d, इसके बीच में तुम पानी भर दो, तेल भर दो, थोड़ा बहुत व्हाइटनर भर दो, कुछ और भर दो, जो भी तुम्हें भरना है भर दो, क्या मास बदले नहीं, क्या d बदला नहीं, तो देयर विल बी नो चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, नो चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि तुमने कुछ भरा ही, तुमने क्या चेंज करा, कुछ चेंज नहीं करा, बीच में कुछ भर दिया है ना, तो ग्रेविटेशनल नेट फोर्स बदल सकता है, ग्रेविटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 5 मिनट बाद कॉल करता हूं बेटा, मैं आज एक वीडियो कॉल कर लेते हैं, आपका सेटअप तो है पूरा उसका, उस बंटवारा से हम कल कर लेंगे, लास्ट टॉपिक करेंगे रिंगा रिंगा रोजेस।
जीपी बंटवारा कल करना है, ठीक है। चलो जी, रिंगा रिंगा रोजेस है, क्या आंसर होगा इसका? बी। आधे लोगों ने सी क्यों कर दिया? कल भी तो बताया था अर्थ से चांद पे ले गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा था। लास्ट टॉपिक, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसी का ही एक्सटेंशन है बेटा। रिंगा रिंगा रोजेस में सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट लिखे बेटा। अगर कोई चीज गोल घूम रही है, क्यों गोल घूमती है? आप जो भी एफ नेट आता है उसको लिख दो बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन, सिंपल सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चंस करे, लेट्स से सर्कल में दो लोग गोल घूम रहे हैं, मास एम और एम के, और ये ऐसे आपस में गोल गोल ग्रेविटेशन का फोर्स चल रहा है। सर्कल की रेडियस ले लो आर, आर, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा एक के ऊपर? जी एम स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर बराबर रख दो एम वी स्क्वायर बाय आर। वी स्पीड निकल के आ जाएगा, या एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर रख दो, आपका आर निकल के आ जाएगा, ओमेगा निकल के आ जाएगा। जैसे अभी हमने ट्राइंगल में पढ़ा, ट्राइंगल में हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड अगर ए है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना निकल के आता है नीचे की तरफ? अगले पेज पे ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। अगर एक ट्राइंगल में हमने पढ़ा 3 मास एम 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 है, रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है डिस्टेंस से डी? √3 जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर आता है, जस्ट आज ही निकाला हमने थोड़ी देर पहले। अगर ये तीनों आपस में सर्कल में घूम रहे हैं, इफ दिस थ्री आर, ये सर्कल में गोल घूम रहे हैं, इसको बराबर कर दो एम वी स्क्वायर बाय आर से या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर से, जो निकालना है, ठीक है। सेम हमने स्क्वायर का पढ़ा, स्क्वायर में नेट फोर्स कितना निकल के आता है? जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर √2 + 1/2, अभी जस्ट निकाला था। अगर ये सर्कल में घूम रहे हैं, इफ दिस फोर आर रोमिंग इन सर्कल, रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं, इसको बराबर कर दो एम वी स्क्वायर बाय आर से और एम ओमेगा स्क्वायर आर से। सेम हेक्सागोन में करा हमने अभी, तो जो हमने पढ़ा वही कंसेप्ट है, बस उसमें एक और एड ऑन हो गया कि इसमें जो नेट फोर्स कितना निकल के आया था? जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर 5/4 + 1/√3 निकल कर आया था। अगर ये सर्कल में घूम रहे तो इसको बराबर कर दो किससे? एम वी स्क्वायर बाय आर से या फिर और एम ओमेगा स्क्वायर आर से। दैट इज द कंसेप्ट रिंगा रिंगा रोजेस का, कि जो भी आपने नेट फोर्स निकाला, इसमें जो आज हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, इसमें निकाला तुमने, इसमें निकाला, इसमें निकाला, इसमें निकाला, किसी में भी तुमने नेट फोर्स निकाला हो, जो भी नेट फोर्स निकाला हो, ये नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स निकाला स्टार सिस्टम में, इसमें निकाला, इसमें इसमें ये नेट फोर्स निकाला तुमने √5/4 1/√3, तुमने जहां भी नेट फोर्स निकाला है उसको बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर कर दो, तो वो गोल घूमने लगता है, तो वो गोल घूमने लगता है। दैट्स इट। सर्कल का कंसेप्ट बहुत इजी है, कोई भी चीज सर्कल में है तो किसके बराबर? नेट फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर के, वो चीज गोल घूमने लगती है। ये कंसेप्ट तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा था, एफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लगा देते थे तुम न्यू बोर्स मॉडल में। तो जो भी चीज सर्कल में घूमती है, सिंपल कंसेप्ट है सर्कल का, टफ नहीं है। कोई भी चीज गोल घूम रही है, नेट फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर एंड यू विल गेट योर आंसर। तीन सवाल है इसमें। ओमेगा दे दिया, सर्कुलर ऑर्बिट ये है, अर्थ, फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय सन ऑन द अर्थ इन न्यूटन। लगाओ दिमाग, एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर निकालना है। तीन सवाल है, तीनों हम कल डिस्कस करेंगे क्लास में, एक बार आपको एक बार घर पे ट्राई करना है। 2 इक्वल मास के पार्टिकल सर्कल आर रेडियस से घूम रहे हैं, स्पीड बताना है, तो देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स की जी एम स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर इस एम वी स्क्वायर बाय आर कर दो,
एक m से एक m कटेगा, r से एक r कटेगा, v आ जाएगा अंडर रूट में gm/4r। तो 4 अंडर रूट के बाद 2 आ जाएगा 1/2 gm/r। घर पे करना सवाल। ट्राइंगल में सेम सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका, ये चैलेंज क्वेश्चन ले लो इसको, चैलेंज है, वही सेम कंसेप्ट है। फोर्स कितना लगता है ट्राइंगल में, √3 टाइम्स ऑफ gm/d² इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड m⍵²r करना है। बस एक रिलेशन ये है कि ये r जो है और ये है d, r होता है d/√3, हमने पढ़ा था। तो √3 gm/d² m⍵² d/√3 आ जाएगा निकल कर। आंसर इनको किस में देना है, आर मार दे रखा ना डी के टर्म्स में, या एल बोल दिया उसको। √3 m से m कट जाएगा, एक gm² होता है ना, तो एक m से m कट जाएगा, ओमेगा निकालना है, तो ये 3gm/l³ का अंडर रूट कुछ आ रहा है। होमवर्क है, घर पे करना बेटा सब ये सवाल, ठीक है। इसको कल मैं डिटेल में डिस्कस कर लूंगा क्लास में, घर पे करना ट्राई, होमवर्क है क्वेश्चंस। बाकी आई होप थोड़ा चैट ऑन कर रहा हूँ, स्पैम मत करना। रिंगा रिंगा रोजेस का कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन घर पे कर लेना, कल वापस क्लास में क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया रिंगा रिंगा रोजेस का, कि कंसेप्ट समझ में नहीं आया? ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? चलो ठीक है, चलो एक बार अब आप लोगों के लिए चलो ये देख लेते फटाफट से। एक बच्चे आए शायद आपसे बात करने, मैंने बोलते ना इस बारे में देखने या जानने के लिए अरे कह रहा। अरे भाई क्या कर रहे हो ये, चलो हेलो हेलो हेलो, चालू है ये, चलो देखो आपकी बात करा देते हैं बच्चों से। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा मैंने म्यूट कर रखा है। हेलो 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 हेलो, क्या आवाज आ रही है? चलो हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा बिल्कुल भी। एक बार आप अनम्यूट करो देखो। स्वाग्निक बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी बच्चा, एक बार अनम्यूट करके ऑन करो। क्योंकि मेरा तो चालू है, आवाज आपको आ भी रही होगी। हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड, हेलो। हाँ स्पीकर की वॉल्यूम ऑलरेडी मैंने मैक्स कर रखी है, स्पीकर की वॉइस। मुझे अभी आप कुछ आवाज करो, देखो आपकी आ रही है क्या मेरे को आवाज? आप आवाज करके देखो एक बार, देख लेते हैं। हाँ आपकी भी नहीं आ रही, एक बार बंद करके चालू करो मीटिंग फिर से। मैं एक सेकेंड, हेलो 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 बेटा, मुझे आप लोगों की पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, शायद ये स्लाइड में फोन है, इसको ऑफ कर देता हूँ जाता हूँ। अभी देखो आ रही है क्या आवाज? हेलो हेलो हेलो, आप लोग, तो मुझे आप लोगों की क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रही आपकी, ये तो गड़बड़ है। स्पीकर चल रहा है, फुल वॉल्यूम चल रहा है स्पीकर तो मेरा। हाँ चल रहा है, अभी इसमें तो आई थी, फिर से ऑन कर दिया। हेलो, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। हेलो हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी इसमें, जबकि सब ऑन कर रखा है अपन ने। तो मैं फिर से स्टार्ट करूँ?
हाँ अरे मेरे को आपके, अरे मैं लगा दूंगा माइक, आवाज तो आना चालू है क्योंकि बीच में अपने जब डेमो लिया था तब आवाज आ रही थी ना, अभी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ तब आ रही थी, अभी नहीं आ रही, मैं तो बता रहा हूँ मतलब ऑन, मुझे वॉइस ही नहीं आ रही इसके अंदर। लो मैं कुछ यूट्यूब पे चला के देखता हूँ उसकी वॉइस आ रही है क्या, देखो जरा यूट्यूब पे कुछ चला लेते हैं, कुछ लगा ले हम, देखें मैं कुछ नेट की इसकी आवाज आती है, क्या हो गया भाई, आयु तक शिकार विकार हो गया है इसका, वो नहीं नहीं इसका देखें, सुधांशु सर का लगा है, वेदन सर का लगा है, सुधांशु सर का कुछ चला, आवाज आ रही है मेरे को इसमें, स्पीकर चल रहे हैं, मीट की आवाज नहीं आ पा रही बस। हाँ कोई भी वीडियो प्ले चला है आवाज आ गई, बस मीट की आवाज नहीं, मीट की आवाज, आप दोनों अनबेसिक म्यूटेड दिख रहे हो मेरे को। बोलो ना। हेलो। हम्म, नहीं आ रही आवाज। हम्म, हाँ आप बोलो ना, मीटिंग में बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी ऐसे भी, बोल के देखो आप। नहीं आ रही आवाज आपकी, क्योंकि बाकी सबकी आवाज तो आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू है, या तो फिर अपन उसको बाद में सॉर्ट करते हैं, अभी तो बच्चों की क्लास खत्म हो गई है, या तो फिर कल अपन बात करते हैं एक बार बच्चे से अगर हो पाए तो। हम्म, हम्म। आप मेरे को बच्चे का नंबर भेजो, हम बच्चे को डायरेक्ट कॉल ही कर देता हूँ, बच्चे को डायरेक्ट कॉल करता हूँ, मैं कॉल करके बात कर लेता हूँ बच्चे से ना। तो प्लान फेल हो गया, मेरे को था वीडियो कॉल कर रहा था आपको, यार मेरे साथ ये सब क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी मेरा प्लान ही फेल हो जाता है बार बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म, चलो बात करा देता हूँ आपके बच्चों से, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। बाकी तुम्हें समझ में आया कंसेप्ट। हेलो। हेलो। हाँ बेटा कैसे हो, हाँ सर। क्या हाल अच्छा। चाल। बढ़िया बिल्कुल। यस। चलो चलो, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर लो। बेसिकली यही है कि अभी जैसे आपके आरटीएस में अच्छे 3rd रैंक आई है ना ऑल इंडिया सब बच्चों में। यस यस। चलो बढ़िया है। तो मेरे को एक बार हल्का सा बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा पहले तो, कि ओवरऑल आरटीएस का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एक आरटीएस के बारे में सिर्फ बच्चों को पता तो है ही सही, पर इसे ऑफलाइन जाके टेस्ट देते हैं उसमें वजह कोई डिफरेंस लगा क्या, एक जनरल मेरे को जान पहले हाँ तो ये सर, बताओ क्या फर्क पड़ा। रियल नीट का जैसा ही फीलिंग आया था। ठीक है। और आरटीएस भी बढ़िया से प्लान भी किया गया था। अच्छा, तो मतलब वैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हो और आरटीएस देते हो उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट होता है क्या। हाँ हाँ, एग्जाम हॉल के जाने के बाद जो प्रेशर, रियल जो प्रेशर फील होती है वो यहाँ पर फील हो जाती है। प्रेशर फील होता है बच्चों यस यस। चलो बढ़िया है। बालक भी बच्चों अर्जुना बैच से ही है, तो आपके साथ ही पढ़ा है, इन्फिनिटी प्रो ले रखा है बालक ने, और आरटीएस यस भी यस। दिया। और उसके बाद मेरे को एक चीज और बताओ, वहां पर एक्चुअल में सब हुआ था जैसे नीट पेपर में बच्चे बहुत बार आके बोलते हैं कि एग्जाम में से पेपर लेट आता है, तो ऐसा हुआ था कि पेपर थोड़ा लेट दिया था और चेक वेक करने आए थे उसमें टाइम वेस्ट हुआ था, वो हुआ था वहां पर रियल में भी कि नहीं हुआ था नो टाइम। नो, थोड़ी बहुत में हुआ था। थोड़ा बहुत हुआ था ना, वो होना जरूरी है, दैट इज गुड। हाँ बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ से हो तुम, कौन सी सिटी से हो। सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हो, वेस्ट बंगाल में कहाँ से हो। बैंकुड़ा। वेंकोटा। और बच्चे बोल रहे रेगुलर स्कूल जाते हो या डमी स्कूल जाते हो। रेगुलर। रेगुलर स्कूल जाते हो, यार ये तो बहुत बहुत हाँ एक्सपर्ट वाला काम, कैसे मैनेज करते हो, टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है थोड़ा सा बताओ बच्चों को, कैसे मैनेज करते सर, हो। वही रेगुलर क्लास भी अटेंड करती हूँ, डीपीपी लगा लेता हूँ, और सबसे बढ़िया बात है टेस्ट रेगुलरली देता हूँ। ठीक है, और बैकलॉग होने दिया या नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। बिल्कुल नहीं ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। खैर, सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो फिजिक्स है। सबसे अच्छा है, अरे वाह यार ये तो और बढ़िया है, देख के मजा, सुन के मजा हाँ आ गया। और बच्चे थोड़ी स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं फिजिक्स के लिए, जैसे कई बच्चों के नंबर कम आते हैं, पूछ रहे हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हाँ सर, कॉन्सेप्ट बेसिकली मेनली हम्म, आना चाहिए।
उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करते हो, कहाँ से करते हो, एक बार थोड़ा सा बच्चों को बताओ। सच से बताना, ऐसा कुछ पहले वो तो नहीं है बीटीपी। कि पीडब्ल्यू की तारीफ करनी है। तुम जो बुक लगाते हो, जो लगाते हो, बिल्कुल ऑनेस्ट बताओ बच्चों से। हमारे ऐसा हाँ कुछ हाँ नहीं है ना, बच्चे का फायदा होना चाहिए। अलग सर जो बोलते हैं, कुछ भी हो बच्चे का फायदा सबसे प्राइमरी पर है। तो तुम एकदम ऑनेस्टली पहले बताओ क्या करते हो, सब कितने डीपीपी टेस्ट, कौन सी बुक्स क्या लगाते हो, प्रॉपर बताओ एक एक चीज। यस यस, पहले तो डीपीपी लगा रहता हूँ। ठीक है। डीपीपी के बाद मॉड्यूल का जो क्वेश्चन रहते हैं, हम्म। और उसके बाद एचसी वर्मा। ठीक है। और अगर टाइम मिला तो हाँ, इरोडो थोड़ी बहुत। बहुत बढ़िया यार। एससी वर्मा और इरोडो तुम लगा रहे हो तो दैट इज एन, यार एससी वर्मा इरोडो प्रॉब्लम नहीं आती लगाने में। इरोडो में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती, बट टाइम ज्यादा थोड़ा बेसी एरोडो ज्यादा यार लगती है। बहुत अननेसेसरी बुक लगती है मेरे को तो यार। बहुत अननेसेसरी, मतलब ठीक है, हाँ। इतने लेंथी क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आते हैं। बहुत मतलब इट्स गुड बुक अगर तुम मतलब ऐसे लेंथी एग्जाम बेस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इरोडो मैंने भी लगाई है। मतलब हमने भी पढ़ाते थे एक टाइम पे, पर अब वो आती नहीं है यार बच्चों को। तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं लगता इरोडो करके एक तरीके से? हाँ, टाइम ज्यादा लगती है, तो ऐसा नहीं लगता टाइम वेस्ट कर रहे हो? लेकिन क्वेश्चन करने के बाद जो मजा आती है वो अलग एज है। अ हॉबी निपटाते हो क्या? हाँ, मजा आ रहा है करने में ऐसे। हाँ हाँ। चल, एक हम्म। बार शेड्यूल टाइम टेबल बताओ थोड़ा सा बच्चों को, टाइम टेबल क्या रहता है? टाइम टेबल ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट को इक्वली बांटा हुआ है। अच्छा, बराबर बांटा हुआ है। हाँ, और मतलब कितने टाइम से कितने टाइम पढ़े, जैसे स्कूल से कब आते हो, कितनी बजे स्कूल से घर आते हो? ऐसे ही स्कूल से आने के बाद क्लास ले लेता हूँ, हाँ, 3-4 बज ही जाते हैं। 3-4 बजे फिर क्लास स्टार्ट हो जाती होगी। तो 8 बजे तक क्लासेस हाँ चलती है, 8:30 बजे तक। उसके बाद फिर क्या वापस हाँ कब तक पढ़ते हो, कितनी बजे सोते हो? हाँ, तब 12, अराउंड 12 PM। और फिर उठते कितने, 12 बजे सो जाते हो, पढ़ते हो रात 12 बजे तक पढ़ते हो? हाँ, अराउंड और उसके बाद उसके और उठते कितने बजे हो फिर? 6-7 बजे। सुबह 6-7 बजे उठते हो, और उसके हाँ बाद हाँ, फिर 7 बजे उठते हो, फिर स्कूल निकल जाते हो या सुबह रिवाइज करते हो? थोड़ी बहुत रिवाइज करने के बाद 10 बजे से स्कूल स्टार्ट होती है। कितनी बजे से? 10। 10 o'clock से, ठीक है। 10 AM। 10 AM से। हाँ हाँ और तो ओके, हाँ, तो फिर 10 बजे स्कूल कैसे जाते हो, मतलब कितनी बजे निकलते हो घर से? वही 9:50 अराउंड और 9:30। 9:30 पे निकलते हो। हाँ, मतलब तो हाँ सुबह हाँ। भी रिवाइज करते हो बचे हुए टाइम भी? हम्म। तो फ्री मतलब उसके अलावा, पढ़ने के अलावा और कुछ करते हो, मतलब कुछ और हॉबी है? और कुछ भी, गेम खेलना वगैरह, कुछ घूमना, डांस गाना वगैरह, सिर्फ पढ़ाई ही करते हो? तो ऐसे हॉबी तो है, सिंगिंग। सिंगिंग है? तो सिंगिंग करते हो हाँ, अभी, या टाइम नहीं मिल पाता? अभी नहीं मिल पाता, 10 तक तो मिलता था, अभी नहीं मिलता। अच्छा, चलो। पर बाकी अ, और मुझे थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा बताओ कि अपना इन्फिनिटी प्रो का जैसे तुमने कोई फीचर यूज करा एक्चुअली, या सिर्फ लेकर रख दिया है? बहुत सारे बच्चे हाँ सिर्फ हाँ, लेके छोड़ देते हैं, क्या फीचर यूज करते हो उसमें बताओ? सबसे बढ़िया तो RTS मिलते हैं और सारोथी। सारथी का भी इस्तेमाल करते हो? हाँ हाँ। चलो। तो ऑन एन एवरेज टोटल दिन में कितना टाइम तुम्हारा स्टडी का चले जाता होगा, कितने घंटे पढ़ते हो ओवरऑल देखा जाए तो? ओवरऑल 10 से 12। 10 से 12 घंटे क्लास का इंक्लूड हाँ हाँ, करके। और सेल्फ स्टडी को क्लास का कितना, इंक्लूड करके। सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देते हो रोज का? सेल्फ स्टडी आई थिंक 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स। और संडेज को क्या करते हो पूरा दिन? संडे तो टेस्ट रहता है, हाँ। और और टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस, और रिवीजन कैसे करते हो? रिवीजन डेली। डेली? इतना टाइम कैसे मिल पाता है? तुम झूठ बोल रहे हो यार। इतना टाइम, इतना सब पढ़ने के बाद रिवीजन का टाइम कैसे मिलता है? जैसे कि आज का जो क्लास है काल रिवाइज कर लिया, उसके बाद 2 दिन का गैप देकर फिर से एक बार देख लिया, ऐसे। फिर से पूरा क्लास देखते हो या नोट्स पढ़ते हो? नोट्स नोट्स। हाँ, वापस क्लास देखोगे तो टाइम कैसे मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, क्लास नहीं देखता। चलो ठीक है। बाकी आरटीएस बहुत बढ़िया चीज है, आरटीएस ओवरऑल मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उसमें ये होता है ना कि एक्चुअली हाँ में क्या होता है ना कि मतलब
जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना तो एक रियल टेस्ट का फील कई बार नहीं आ पाता था, बाकी सब तो ऑनलाइन में बेस्ट होता है, बस टेस्ट में एक रियल का प्रॉब्लम कई बार आ जाता है कि जब वहां जाके बैठते तो प्रेशर वगैरह फील नहीं होता। तुम्हें प्रेशर फील हुआ था जब तुम, मतलब वो सामने 4 अंकल आंटी घूमते रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर बोलते हैं ना, वो हाँ अंकल आंटी हाँ घूमते रहते हाँ हैं, तो वो थोड़ा प्रेशर वैशर उस टाइप, जैसे एग्जाम में भी सेम ऐसा ही होता है, तो वो फील उस टाइप का फील हुआ था, प्रेशर थोड़ा सा कि नर्वस हो रहे हो, हाँ हाँ थोड़ा दिल धक 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 कांप रहा है, ऐसा फील हुआ था? हाँ हाँ। उस नर्वस की वजह से क्वेश्चन भी कम बनने लगा थोड़ी बहुत। चलो ठीक है, क्वेश्चन कम बन रहा था। अभी सिलेबस कितना हाँ, कंप्लीट हो गया तुम्हारा, कहाँ तक का कंप्लीटेड है सिलेबस, तीनों सब्जेक्ट का बताओ, इसमें कहाँ तक पहुंच गए हो? अभी फिजिक्स में तो वही ग्रेविटेशन, ठीक है। और बायो में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम। ओके, बच्चों को एक सवाल आ रहा है, 10th में कितने परसेंट थे आपके? 10th में हमारे में 97% थे। 97% थे। सब्जेक्ट पीसीएम है या पीसीएमबी है? पीसीएमबी। पीसीएमबी है। और तो फिर हाँ, मैथ्स कैसे पढ़ते हो, ये भी सवाल है। मैथ मैथ जैसे कि मैंने पिछले साल अर्जुना का ही एक बैच लिया था, हाँ, तो वहां से मैथ कर लेता हूँ। लास्ट ईयर अर्जुना का बैच लिया था, लास्ट ईयर वाला हाँ हाँ, अर्जुना जेई का बैच। जय का, तो तब तुमने एक बार पूरा पढ़ रखा है क्या, पूरा 10th में ही? ना ना, पूरा नहीं किया, वही मैथ के लिए ही लिया था, तो तुमने 10th ताकि में 11th में 11th जाके। 11th का मैथ्स कर लिया था, 11th 12 दोनों का मैथ्स कर लिया था? 10th में थोड़ी बहुत शुरू किया, बट 11th से प्रॉपरली कर रहा हूँ। तो तो मैथ्स का टाइम कैसे मिल जाता है, वो बैच से अभी पढ़ते हो वापस से, कब उसका टाइम कब नो मिलता है? नो, मैथ में तो वही बहुत ही कम टाइम मिलती है, अच्छा। बट हर वीक में आई थिंक 2 to 3 days ही मैथ कर पाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। पर ये तो बहुत यार, बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, मतलब दिस इज नेक्स्ट, बच्चे सब झूठ लिख रहे हैं, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऐसा, पर मतलब तुम रियली गॉड गिफ्टेड भी हो, और मेहनत भी कर रहे हो, और ऐसे ही अच्छी मेहनत करते रहो, है ना? और बाकी मैं फोन करता रहूंगा बीच बीच में गाइडेंस लेने के लिए बच्चों के लिए, तुमको भी, तो अच्छे हाँ, से पढ़ो, अच्छे से स्कोर करो, अच्छे से टच में रहो, ठीक है बेटा? ओके सर, ओके, बढ़िया है। ओके बेटा, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम। यार बहुत सीधा बच्चा था यार, और बहुत मेहनत करता है ये यार, 10th में भी बहुत अच्छा स्कोर था, पर देन टू इट इज लाइक ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। मतलब आप लोगों का स्कूल का टाइम हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, और कहीं स्कूल का टाइम थोड़ा कम होता है, बच्चे का स्कूल का टाइम एक अच्छा स्कूल है जो 10 से 3 4 बजे तक लगता है, 6 घंटे का करीब स्कूल है, जो 11 12 बहुत सारे स्कूल 6 आवर्स के हो जाते हैं, पर ही इज ऑल्सो, देखो इसमें तो एक चीज़ देखिए इसमें, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। आप देखो, अगर वो 3 बजे घर पे आ रहा है, मतलब तुम प्रैक्टिकली सोच के देखो, इसने अपनी हॉबी छोड़ दी है पूरी तरीके से, ये पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पढ़ रहा है। उसने बैकलॉग, 2 4 चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी, ठीक है, इसने बैकलॉग नहीं होने दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अप टू डेट चल रहा है, बैकलॉग नहीं होने दिया, इसने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, इसने एक भी डीपीपी नहीं छोड़ी, इसने एक भी मॉड्यूल नहीं छोड़ा, उसके अलावा इसने एससी वर्मा करने का टेक्निकल में, तो मेरे को तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, शायद मैंने इतना ना पढ़ा था 11th में जितना ये पढ़ पा रहा है, पर हैट्स ऑफ यार बच्चे को, बहुत ज्यादा मेहनत करी है इसने, एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस, जहाँ इतनी मेहनत बच्चा करो, मैथ्स भी ले रखा है, तो कुछ भी हो यार, दैट इज अ गुड थिंग, इसी मेहनत को ही कर पा रहा था, आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, है ना? और स्कूल वर्क कैसे करता है वो तो मैंने पूछा नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं तो पूछते हैं, ठीक है? एंड यार पता है, ये झूठ नहीं है, पता है, कंसिस्टेंसी होती है, आपका टाइम कम लगने लगता है स्टार्टिंग में, जो टाइम अगर आप रेगुलर डिसिप्लिन से करो ना, जो पहले दिन आपको आधा घंटा लग रहा है, अगले दिन 15 मिनट में वही चीजें होती है, रिवीजन की स्पीड भी बढ़ती जाती है, इट इज सिंसियर एफर्ट एंड इट इज कंसिस्टेंसी। आप नहीं कर पा रहे, इसका दर्द कोई नहीं कर पा रहे, तो वो झूठ हो जाता है, बच्चे ने मेहनत करी है, एंड जो मेहनत करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो आपको भी आपके बैचमेट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसने मेहनत करी, कल को आप भी मेहनत करोगे। वो पता है बात क्या होती है ना, जब एक बार बंदा मेहनत करके कुछ अच्छा करता है, बाकी लोगों को झूठ ही लगता है, ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट, उसके आवाज से भी लग रहा था, वरना लोग कैसे कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, इसके आवाज में भी अटक अटक के बात कर रहा था, जैसे ही वॉज नर्वस इन टॉकिंग ऑल्सो, तो ही इज नॉट लाइक कि वो कुछ झूठ बोल रहा है, वो मेहनत कर रहा है, झूठ बोला होता तो यही बोलता ना, मैं तो भाई 2 घंटे पढ़ के निकाल लेता हूँ, झूठ बोलने वाले वो होते हैं। मैं जब टॉपर्स के इंटरव्यू देखता हूँ ना, मुझे ये बोलते हैं मैंने सिर्फ 3 घंटे पढ़ा, और मैंने यार कुछ नहीं, मैं तो गेम वेम में खेलता था, मैं बोला झूठा है तू, मैं गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से भी बातें करता, झूठ वो बोलते हैं, ये बंदा ने सच ईमानदारी से बोला है कि जितना जाता है इतना टाइम देता है, इतना टाइम पढ़ता है, ठीक है, दैट दैट इज ऑनेस्ट, दिस इज पॉसिबल। झूठ वो होते हैं जो बोलते हैं कि मैं कुछ, ये बोल रहा है दिन भर पढ़ता है,
तो ये सच है। झूठ वो होता है जो बोलता है मैं 1 मिनट पढ़ता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ। तो बेटा सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन से रिजल्ट आता है, एंड यू शुड बी मोटिवेटेड। से मोटिवेशन लो, पॉसिबल है कर पाना, एंड दमदार तरीके से मेहनत करो, ठीक है। चलो होमवर्क में आज का रिवाइज कर लेना। थैंक यू। क्या अगली क्लास का टाइम हो गया है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पर बच्चे ने बहुत बढ़िया मोटिवेट किया, थैंक यू बच्चा। ठीक है, चलो बाय बाय, और आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक। कंसिस्टेंसी रखो, बैकलॉग मत होने दो, आप भी फोड़ोगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। बाय बाय, लव यू बच्चों।